पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। महाराष्ट्र की महासियासत अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। चाचा भतीजे की लड़ाई में भतीजा वार पर वार करता जा रहा है, लेकिन 83 साल के चाचा अब भी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। एनसीपी के चाचा भतीजे की लड़ाई अब मुंबई से दिल्ली आ गई है। दिल्ली में चाचा शरद पवार अपनी बची खुची ताकत के साथ बैठक करके अपना दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अजीत पवार ने पहले ही कह दिया है कि बैठक गैर कानूनी है। इसके पहले उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और एनसीपी के अजीत गुट की बैठक में 32 विधायक शामिल हुए। वहीं शरद पवार ने जो कल बैठक की थी उसमें कहा जा रहा है कि 13 ही विधायक शामिल हुए। अंक गणित की इस शुरुआती लड़ाई में भले ही अजीत पवार बाजी मारते दिख रहे हैं, लेकिन अब भी 36 विधायकों के आंकड़े से वो थोड़ा दूर नजर आ रहे हैं। यही 36 का आंकड़ा पार्टी के अंदर मचा हुआ है। उधर शरद पवार को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। अंतिम समय में मास्टर स्ट्रोक चल देने के वो पुराने खिलाड़ी रहे। ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की बैठक में वो अपने तरकश से कौन सा तीर निकालते हैं। फिलहाल एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी की सुइयां अजीत पवार को इस वक्त का बादशाह बता रही हैं। लेकिन चाचा भतीजे की इस लड़ाई में कई सवाल हैं। कुछ सवाल महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े हैं तो कुछ सवाल देश की सियासत यानी 2024 के चुनाव से भी जुड़े हुए हैं। आज 5 की पंचायत में हम इन्हीं सब मुद्दों पर, इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि चाचा कितनी मजबूत है चाचा की दावेदारी और भतीजा है चाचा पर कितना भारी। लेकिन पहले देखते हैं कि पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र की महासियासत में कैसे हुई जुबानी जंग। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS-IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना अजित तुझं हे चुकलं। काही लोकांचं म्हणणं आहे की काही लोकांचं वय झालंय, त्याच्यामुळे त्यांनी फक्त आशीर्वाद द्यावे। का बरं आशीर्वाद द्यावे? जिस तरह से अजीत पवार को लाया गया है कोई जरूरत नहीं, पूरा बहुमत उनके पास था। ये जो बातें बाहर आई है, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री नहीं होने देना, इस अकेले कारण से जिस प्रकार से मैंडेट को तोड़ के राजनीति की उद्धव ठाकरे को साथ में लेकर, जब आप किसी के खिलाफ षड्यंत्र करते हो वो षड्यंत्र आपके साथ भी हो सकता है। वाकई में शरद पवार जी का जो गुट बचा है हमारे गठबंधन में, उसकी संख्या कम हुई है। हमारी संख्या से अगर उनकी कम होगी तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का नेता विपक्ष बनेगा। अजीत पवार साहब से मैं आज मिला और अजीत पवार साहब का स्वागत अभिनंदन हमने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से किया है। अजीत दादा ने बहुत बड़ा टेंडरिंग किया है, अजीत दादा ने सही निर्णय लिया है। हम जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, वो उनका खाना वो कहते रहे हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मतलब चर्चा इस पर हो, तो इनका सफाया होगा। शरद पवार जी मजबूत नेता हैं, ये भतीजा का क्या असर है? तो महाराष्ट्र की सियासत के इस पावर गेम में कौन पवार जीतेगा, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेश चव्हाण जो एनसीपी के शरद पवार गुट के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा दत्त जोशी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी स्वागता जी शाह जो
अजीत गुट की, एनसीपी के अजीत गुट की प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता श्वेता शालिनी भी होंगी और साथ ही हमारे साथ होंगे राजनीतिक विश्लेषक समीर चौगांवकर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। महेश चौहान साहब, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। आप शरद पवार गुट के प्रवक्ता हैं। अजीत पवार की जो कल बैठक हुई थी उसमें 32 विधायक थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं शरद पवार जी ने जो बैठक ली उसमें 13 विधायक थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो अंक गणित की जो लड़ाई है उसमें तो बड़े पवार साहब पिछड़ते दिख रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि जो घड़ी की सुइयां हैं, जो एनसीपी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है घड़ी, उसकी सुइयां इस तरफ इशारा कर रही हैं कि इस वक्त के बादशाह अजीत पवार है एनसीपी में? नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि विधायक या लेजिस्लेटिव पार्टी पूरा पक्ष नहीं होता, राजनीतिक दल नहीं होता। हमारी एक पार्टी है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन है, घटना है, उसके हिसाब से उसका पूरा काडर और ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जिला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, कार्यकर्ता, पूरा काडर आता है। तो वो किसके साथ है ये जानना भी जरूरी है। अभी जैसे कि आपने कहा, अजीत पवार गुट जो है वो दावा कर रहा है कि उनके पास 40 है, लेकिन कल आपने देखा होगा कि वो नंबर दिखा रहे थे 30-32 के आसपास है। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अगर सही है तो 28 या 29 थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि कई विधायक अभी बाहर हैं, विदेश में हैं, कई बाहर हैं, कुछ बीमार हैं, इसलिए नहीं आए। लेकिन आंकड़ा 40 का हो जाएगा क्योंकि जो चुनाव आयोग में उन्होंने चिट्ठी दी उसमें 40 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। जी बिल्कुल, अभी मैं वो उसी पर आ रहा था। तो वो जो 40 है उसमें से बहुत सारे नहीं कहूंगा, लेकिन कई विधायक हमारे लीडरशिप के भी टच में है, संपर्क में। वो ये बता रहे हैं कि उनको ये पता नहीं था वो सिग्नेचर जो किए, क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों को ऐसे दिखाया गया था। या आप विधायक सरोज अहिरे की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये दावा किया है, सरोज अहिरे जी ने, कि ये धोखे से हस्ताक्षर करवा लिए गए थे। शायद आप उनकी बात सही बात है। सिर्फ सरोज अहिरे नहीं, और भी कोई है जो लीडरशिप हमारी बता रही है, तो उनके साथ वो टच में, और वो कह रहे हैं कि उनके धोखे से या उनको ऐसे दिखाया गया कि पूरी पार्टी आ रही है जिसमें भी शरद पवार साहब का भी समर्थन है। तो ऐसे कुछ हुआ था, उन्होंने सिग्नेचर्स किए, बाद में उनको पता चले कि ये गलत हुआ है। वो उधर अगर है सिग्नेचर किए तो अटक गए, लेकिन दिल से हमारे साथ है, शायद वो पीछे आ जाएंगे। जैसे अभी आपने कहा 2/3 का जो मेजोरिटी का आंकड़ा है वो भी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो हम मानते हैं ये जो भी होगा टेक्निकल बातें है, मेजोरिटी प्रूव होगी, एक प्रोसेस है, इसके लिए थोड़ा समय जाएगा। लेकिन जो टूट हुई ये सही है, और उसकी वजह से दोनों तरफ नुकसान होगा, ये भी सही है। अभी इस पर आगे काम, लेकिन नुकसान तो आपकी पार्टी, मतलब आपका जो शरद पवार का गुट है उसको ज्यादा होते दिखाई दे रहा है। आप भले ही कह रहे हैं कि अंक गणित में 3, 4, 5 नाम आप कह रहे हैं, आपने कहा कि कुछ नाम हो सकता है कि गलत हो, लेकिन फिर भी अगर आपकी बात मान ली भी जाए, 5 विधायक अगर हटा भी दिए जाए, तब भी 27 विधायक अभी भी जो है अजीत पवार के साथ हैं और संख्या धीरे धीरे बढ़ सकती है। तो खतरे की घंटी तो है ही एक तरह से। नहीं, जैसे आपका सही है, कंपैरिजन करने जाए तो उनके पास आंकड़ा ज्यादा है, हमारे पास आंकड़ा कम है। लेकिन चलिए, आपने मान लिया कि अजीत पवार गुट के पास आंकड़ा ज्यादा है। नहीं, जो दावे किए जा रहे उस हिसाब से मैं वो बोल रहा हूँ। इसके लिए मैंने पहले ही क्लियर किया कि वो दावे कर रहे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दावों के हिसाब से जो दावे किए जा रहे हैं उनके हिसाब से उनके पास ज्यादा आंकड़ा है कंपैरिजन में, हमारे पास कम है, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। और जैसे मैंने अभी कहा कि पार्टी किसके पास है वो भी देखा जाएगा। विधायक भले गए होंगे, चुनाव आएंगे, नेक्स्ट चुनाव में हम लोग जनता के सामने जाएंगे, उनका सपोर्ट। ठीक, महेश जी एक बात बताइए, आपने कहा कि विधायक के अलावा पार्टी संगठन, एक मेरी बात सुन लीजिए। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। ठीक है महेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत धीमी आ रही है। ठीक है महेश जी, मैं ये पूछ रहा हूं, महेश जी मैं ये जानना चाहता हूं, महेश जी मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि विधायकों के अलावा पार्टी के संगठन का भी एक अंक गणित के अंदर बहुत बड़ा योगदान होता है जब पार्टी असली किसकी इसका फैसला हो। लेकिन जब हम पार्टी संगठन की बात करते हैं तो जिस व्यक्ति को कुछ दिन पहले ही प्रफुल्ल पटेल, जो बहुत बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, वो खुद ही साथ छोड़ गए। तो कहीं ना कहीं तो ये लग रहा है कि संगठन में भी बड़े पवार साहब की जो पकड़ है, साहब की जो पकड़ है, वो कमजोर होती दिख रही है। अभी आप उनके ही स्टेटमेंट्स देखें, मतलब प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल या अजीत पवार साहब के साथ जो गए उधर, उनके ही स्टेटमेंट देखे तो उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट किए ये 2-4 दिन में कि वो बहुत दिनों से शरद पवार साहब को सलाह दे रहे थे या उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि एज अ पूरी पार्टी हम लोग बीजेपी के साथ जाए।
तो ये उनका फैसला था, उनके ऊपर कुछ प्रेशर होगा, क्या होगा उन्हीं को पता। लेकिन शरद पवार साहब ये बोल रहे थे कि एज अ पार्टी मैं नहीं जा सकता, मैं पार्टी नहीं छोड़ सकता, मैं शरद पवार और पार्टी यही रहेगी, चाहे जितने लोग जाए, जिनको जाना है, जिन पर कुछ प्रेशर हो तो वो जाए, ऐसा एक चल रहा था। तो वही है, जैसे कि मैंने कहा कि मतलब आप कह रहे हैं कि जो ये टूट हुई है एनसीपी के अंदर, उसमें शरद पवार की हामी थी। आपकी बात से तो यही लग रहा है। नहीं, हामी नहीं थी। मैं क्या बोल रहा हूं, फिर क्या वजह थी? थोड़ा नहीं, फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि एक प्रेशर होगा। अभी आप देखिए, उन्होंने अगर नाराजगी बताई है, मैं अजित पवार के, ये अलग सवाल है, उसके ऊपर बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन अजित पवार जी की नाराजगी ये बताई जा रही है। हम नहीं कह रहे कि ये नाराजगी का रीजन था कि सुप्रिया सुले को आगे किया। प्रफुल्ल पटेल जी की क्या नाराजगी थी, उनको क्या प्रॉब्लम था? प्रफुल्ल पटेल जी को शरद पवार साहब ने कौन सा सम्मान नहीं दिया था? उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। प्रफुल्ल पटेल जी की नाराजगी अभी थोड़ी देर पहले उनका एक बयान आ गया है, जब वो विपक्षी पार्टी की नेता जो बैठक थी पटना में, उसमें जब गए थे शरद पवार के साथ, तो वो कह रहे थे कि इस बैठक में वो बाकी नेताओं को देख के हंस रहे थे कि 7 पार्टियों का एक भी सांसद नहीं है और इस बैठक में हम शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह की कई नाराजगियां प्रफुल्ल पटेल के साथ थी। मैंने आपसे काफी सवाल पूछे और अब हमारे साथ जो है स्वागता जी शाह भी जुड़ गई हैं, जो अजीत पवार गुट की एनसीपी की प्रवक्ता है। स्वागता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जब हम महेश चौहान जी से बात कर रहे थे और मैंने उनसे कहा कि 32 विधायक जो हैं अभी फिलहाल जो अंक गणित में नजर आ रहा है वो अजीत पवार गुट के साथ है, लेकिन महेश चौहान जी मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि अभी ये विधायक और कम होंगे और शरद पवार जी का पलड़ा भारी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक मिनट, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ स्वागता जी। मान लीजिए कि अगर 32 विधायक भी इस वक्त अजीत पवार के साथ हैं, तब भी 36 के आंकड़े से थोड़ा सा वो दूर है। क्या ये 36 का आंकड़ा आसानी से अजीत पवार पास कर लेंगे? आपको क्या लगता है? हाँ, आराम से पास कर लेंगे सर। एक्चुअली अजीत दादा पवार हमारे पार्टी के वो लीडर है, बहुत एक्टिव लीडर है, एंड काफी लोग उनको सपोर्ट करते हैं। शरद पवार जी तो हमारे भगवान है, हम उन्हें आइडियल मानते हैं, लेकिन आज के डेट में जो एक्टिव लीडर है वो है अजीत दादा पवार। आराम से पास कर लेंगे। हमने अपनी शक्ति प्रदर्शन ऑलरेडी कर दिया। जो बांद्रा में इवेंट हुआ था, उस इवेंट पे सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास ही थे। ठीक, अब एक विधायक है सरोज, विधायक थे कि स्टेज कम पड़ रहा था सर हमारे लिए। अच्छा, स्टेज कम पड़ रहा था। अभी एक विधायक है जो अजीत पवार गुट में, जिनका 40 विधायकों की जो लिस्ट है उसमें उनका भी नाम है, उनका नाम है सरोज अहिरे। उन्होंने अभी ये बयान दिया है कुछ समय पहले कि धोखे से उनसे हस्ताक्षर करवाए गए। तो क्या कई और विधायक भी इस तरह के बयान देकर वापस जो मूल पार्टी थी, जो मूल उनके नेता थे शरद पवार, क्या उस खेमे में जा सकते हैं? क्या ये आशंका है स्वागता जी? ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। क्या पता अभी उनको क्या आश्वासन दिया गया हो या उनको क्या प्रॉमिस किया गया हो। बातें तो कोई भी पलट सकता है बोल के। हर कोई अभी ऐसी सिचुएशन में हर कोई अपना फायदा निकालने की कोशिश करेगा, नुकसान निकालने की कोशिश करेगा। अभी शरद पवार जी तो चाणक्य है, शरद पवार जी तो गेम मास्टर है, तो अपनी नाक बचाने के लिए वो हमारे भगवान है। ऐसे खैर मुझे बोलना नहीं चाहिए। आपने 2-3 बात कही। आपने कहा शरद पवार जी चाणक्य हैं, गेम मास्टर हैं, हमारे भगवान हैं, फिर उन्हीं के साथ गद्दारी, उन्हीं के साथ धोखा, ऐसा क्यों? सर, हमने गद्दारी नहीं की है। अच्छा, अगर गद्दारी की होती, नहीं, पोस्टर लगे हुए हैं, क्योंकि पोस्टर लगे हैं दिल्ली में, इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। ये शब्द मेरा दिया हुआ नहीं है, ये शब्द इसलिए मैंने इस्तेमाल किया कि पोस्टर लगाया बाहुबली का बनाकर, जिसमें कटप्पा की तरह जो है अजीत पवार को दिखाया गया है और पीठ पीछे तलवार भोंकते दिखाया गया और बड़े बड़े शब्दों में गद्दार लिखा हुआ है। इसलिए मैंने ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सर, देखिए सर, अभी कौन क्या लिखता है उससे कोई मैटर नहीं करता। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मैं कल भी बोल रही थी ये बात। उन्होंने अपनी जो उनके फेवर में जितने लोग हैं, जनता है और जितने विधायक है, उनको पेश किया था। कल की मीटिंग में साफ जाहिर हुआ कि शरद पवार जी के फेवर में कितने लोग हैं और अजीत दादा जी के फेवर में कितने लोग हैं। अब एक घरेलू मसले की जब बात आती है तो अजीत दादा पवार जी कह रहे हैं शरद पवार जी को, उनके जो भी कल के स्टेटमेंट है या जो भी कल का भाषण था, उसमें अजीत दादा पवार ने इनडायरेक्टली इसलिए गुस्सा व्यक्त किया कि शरद पवार जी अब आप थक चुके हैं, उम्र बढ़ गई है आपकी, आपको ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां हैं, अभी आपका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, मैं आगे इस गाड़ी को बढ़ाता हूँ, आपके कंधे का बोझ थोड़ा कम कर दो और मुझे दे दो, मुझे गाइड करो आप। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मुझे गाइड मत करो। आपने उनका भाषण सुना जहां उन्होंने क्या बोला कि शरद पवार जी हमारे भगवान है, आइडियल है। मैं अगर कहीं गलत हूं
तो आप नहीं, आप सही हैं बिल्कुल। डांटो, आप मुझे डांटो। अब आप तो आपने अपनी बात कह ली, अजीत पवार के भाषण की बात कह ली। अजीत पवार ने जो अपना कल भाषण दिया उसमें उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु शरद पवार की उम्र पर कई सवाल उठाए कि 83 साल के हो गए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, इस तरह की बातें उन्होंने कही। जब वो ये उनकी तबीयत भी खराब है, आप भी जानते हो उनकी तबीयत खराब है अभी। उन्होंने खासकर उम्र पे बात कही और कहा कि 75 साल के बाद बीजेपी में लोग रिटायर हो जाते हैं, 60 साल के बाद रिटायरमेंट पे चले जाना चाहिए, आशीर्वाद दे देना चाहिए। लेकिन अजीत पवार जब ये भाषण दे रहे थे तब ठीक उस मंच पर छगन भुजबल भी बैठे हुए थे। छगन भुजबल की उम्र आपको मालूम है? मैं बता देता हूं, 75 साल 9 महीने उनकी उम्र इस वक्त तक हो चुकी है। सर पर उनको बीमारियां नहीं है। अच्छा, अभी आपने कहा कभी उम्र की बात की, कभी बीमारी की बात की, खैर ठीक। नहीं, अभी हमारे साथ और भी मेहमान हैं। मैंने दोनों बातें की थी सर। चलिए ठीक मैंने है, ये भी बोला था कि उनकी तबीयत भी खराब हो ये गई। बात अजीत पवार जी को कहते वक्त, जानते अजीत पवार जी को ये बात कहते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए था कि छगन भुजबल की उम्र भी 75 साल 9 महीने की हो चुकी है इस जुलाई के महीने में। 15 अगस्त मैं उनकी जन्मतिथि बता देता हूं, 15 अक्टूबर 2023 को वो पूरे 76 साल के हो जाएंगे। हमारे साथ श्वेता शालिनी भी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की हैं। श्वेता जी, आपने पूरी चर्चा सुनी, आपने महेश चौहान जी को भी सुना होगा, स्वागता को भी सुना होगा। कहीं ये अजीत पवार को अपने साथ मिलाकर मुश्किल तो नहीं कर लिए बीजेपी ने? क्योंकि कल जो अजीत पवार का भाषण था उन्होंने बहुत ही साफ सुथरे और बिना किसी लाग लपेट के एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैं 5 बार डिप्टी सीएम बन चुका हूं महाराष्ट्र का और 5 बार मेरी गाड़ी अटक गई और मैं मन से चाहता हूं कि मैं महाराष्ट्र का सीएम बनूं। अब इसी बयान के अंदर मेरा सवाल छुपा हुआ है। श्वेता जी सवाल तो आपने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी यह बयान ही सवाल है मेरा। अजीत पवार का जो बयान है, उनकी जो लालसा है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की, बीजेपी के लिए क्या भविष्य में मुसीबत नहीं हो सकती है? मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए ऐसा है, आप प्रखर जी 2-3 चीजें समझिए जी। देखिए, लालसा होना राजनीति में जरूरी है और हर व्यक्ति को होती है, बिल्कुल। अब आप ये समझिए, मैंने महेश जी की भी बात सुनी, मैंने स्वागता जी की भी बात सुनी। देखिए, ये उनके पक्ष की अंदरूनी मामला है, मुझे बोलने का कोई अर्थ नहीं बनता है, लेकिन हमारी सोच है, हमारे पक्ष की सोच है कि जब भी नई लीडरशिप उठकर खड़ी होती है तो आपको नए लोगों को मौका देना ही चाहिए। आपकी पार्टी ऐसी नहीं हो जानी चाहिए जहां पर यदि आप उसका अध्यक्ष ढूंढने निकले तो आप को बहुत साल तक अध्यक्ष ना मिले और जब मिले तो आप इतने बुजुर्ग व्यक्ति को पक्ष का अध्यक्ष बनाए जिससे जो नए लीडरशिप से बातचीत ना कर पाए। अब आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर। देखिए, महाराष्ट्र में सरकार स्टेबल थी, हम अपने आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, तो हमें किसी और विधायक की जरूरत नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि शिंदे गुट की जो 16 विधायक है उनकी अयोग्यता सामने आ सकती थी इसलिए? देखिए प्रखर जी, बहुत सारी बातों में एक बात जो छुपी थी, जो उन्होंने कही, अजीत पवार जी ने भी कही, छगन भुजबल ने भी कही, और पहली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे तो 32 बार मोदी जी का नाम लिया। ये बात तय है, शरद पवार जी भी कह चुके हैं कि अगली बार भी 400 पार करके मोदी सरकार ही आने वाली है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो विपक्षी एकता में जो लोग जुटे थे पटना में, उनके ऊपर ये सवाल खड़ा होता है। और इसीलिए मैं दोबारा से ये कहना चाहती हूं कि हमारे पक्ष की ये सोच है कि जो भी मोदी से जुड़ना चाहेगा, जो भी विकास से जुड़ना चाहेगा, वो उसके लिए हम बीजेपी के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं। ठीक है, आपने अपनी बात कही। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मथुरा दत्त जी, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल का उत्तर मैं चाहूंगा कि आप एक लाइन में दें, उसके बाद में आपसे फिर दूसरा सवाल पूछूंगा। मेरा पहला सवाल मथुरा जी आपसे यह है कि जो एनसीपी के अंदर टूट फूट हुई है, उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति बन गई है राजनीति की और एनसीपी की जो टूट सामने आई है, इसके पीछे तो इसकी पटकथा तो आप देख ही रहे हैं कि 2019 में ऑलरेडी लिखी जा चुकी थी पहले ही, और आज उसकी परिणति फिर एक बार सामने आती है। मैंने पूछा कौन जिम्मेदार है इस टूट के लिए? मैं सिर्फ एक लाइन में सवाल का जवाब दीजिए, फिर दूसरा सवाल तत्काल पूछूंगा मैं आपसे।
मेरे से बेहतर आप जानते हैं कौन सत्ता नहीं, आपके चला मुंह रहा से है, सुनना कौन चाहता हूं, मुझे तो कुछ जानकारी नहीं है, मैं तो राजनीति अंदर तो मैं राजनीतिक गलियारों में हूं नहीं। नहीं, विद्वान एंकर हैं आप देख रहे। मैंने कहा ना 2019 में जो पटकथा लिखी थी उसकी पुनरावृत्ति आज फिर हुई है। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है एनसीपी की टूट के लिए, ऐसा आप कहते हैं। अब मैं आपकी पार्टी के एक बड़े नेता हैं पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनका थोड़ी देर पहले बयान आया है, उन्होंने कहा है कि शरद पवार ने बेटी को आगे बढ़ाने के चक्कर में और लोगों को दूर कर लिया। अब आप सोचिए, आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो महाराष्ट्र के हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो आपसे अलग राय रखते हैं। वो ये कहते हैं कि खुद शरद पवार जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने अपने भतीजे की कीमत पर अपनी बेटी को आगे बढ़ाया। यहाँ दो बातें हैं। पृथ्वीराज चौहान जी ने कहीं डायरेक्ट ये नहीं कहा कि शरद पवार जी जिम्मेदार हैं, ये कहीं नहीं कहा। कहने का तो यही मतलब हुआ ना जोशी जी, आप राजनीति में इतने वरिष्ठ हैं, उसके बाद आप जो बात कह रहे हैं उसका अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि बेटी को दूसरों की कीमत पर आगे बढ़ाया। इससे हार्ड स्टेटमेंट क्या हो सकता है जोशी जी? दूसरों की कीमत पे सर, प्रफुल्ल पटेल भी तो दूसरों की कीमत पे हैं। आप देखिए, जितना प्रफुल्ल पटेल को राजनीति में शरद पवार जी ने आगे बढ़ाया, मैं समझता हूं वो तो आप सबके सामने उदाहरण है। चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल लेने की बात है, चाहे पार्टी में सब कुछ, पार्टी में सर्वे सर्वा बनाने की बात है, प्रफुल्ल पटेल जी भी थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि शरद पवार को छोड़ के चले गए? ठीक है, अब राजनीति में होता रहता है, कोई कभी किसी को छोड़ता है, कभी किसी को छोड़ता है। लेकिन मैंने कहा ना 2019 से जो उठा पटक। अच्छा जोशी जी, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार, केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, और आप अकेले नहीं, कई कांग्रेस के नेता है जिन्होंने एजेंसियों की बात की और इस तरह के आरोप लगाए। ठीक है, आरोप, आप विपक्षी पार्टी, आपको आरोप लगाने का पूरा हक है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है, मेरी बात सुनिए, कहीं आपको लगता नहीं है कि जब किसी पार्टी में टूट होती है तो उस पार्टी को भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है, पहले बीजेपी के अंदर भी टूट हो चुकी है। उमा भारती छोड़ के गई थी, कल्याण सिंह छोड़ के गए थे, सहयोगी दल शिवसेना में राज ठाकरे छोड़ के गए थे। बीजेपी के किसी नेता का इस तरह का बयान नहीं आया कि कांग्रेस या तीसरे मोर्चे ने हमारी पार्टी में टूट करी। लेकिन जब विपक्ष की पार्टियां टूटती हैं तो सीधे बीजेपी पे आरोप लगाती हैं। तो ये तो वो हुई ना कि सत्यता से शुतुरमुर्ग की तरह आप मुंह छुपा लें, जो सच्चाई है उससे मुंह छुपा लें। नहीं, देखिए प्रखर जी, मैं बहुत राजनीति में बहुत स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ। सौभाग्य से आज पहली बार आपसे डिबेट करने का मौका मिला है, मुझे दोबारा भी आप याद करेंगे जी। मैं बहुत साफ बोलता हूँ, 2016 से पहली बार उत्तराखंड में सरकार तोड़ने का काम भाजपा ने किया। ठीक, 2014 के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है, हमको उसके पीछे भी जाना पड़ेगा, हमने उसमें भी देखना पड़ेगा। हम उस भाजपा में नहीं करेंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा थी। देखिए, उसमें कोई असल में है ना, कुछ लोगों ने जो है ना, मेरी सुन लीजिएगा, मैं सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, बोलिए। बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, मैं भी विनम्रता से आपसे बोल रहा हूँ, आप बोलिए। मैं आप देखिए 2016 में हरीश रावत जी की सरकार उत्तराखंड में चल रही थी, किस तरीके से तोड़ दी गई। नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से विधायक खरीदे, गोवा में क्या हाल कर दिया। अच्छा, 2019 में महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, रातों रात गवर्नर ने अजीत पवार जी और देवेंद्र फडणवीस को बहुमत न होते हुए भी सरकार बना दी और शपथ दिलवा दी। आज मैंने इसलिए, मैं आपकी बात सुन ली है, बहुत से किस्से आप बता देंगे, मुझे मालूम है समय का अभाव रहता है, इसलिए हम जल्दी बात करें। आपने 2016 की बात की और 2016 के बाद ऐसा हो रहा है, ऐसा आप बताते हैं। कुछ लोगों ने भारतीय राजनीति को 2014 जो समय है उसको एसी और बीडी में बांध दिया है कि ये इसके पहले बहुत अच्छा था, इसके बाद बहुत अच्छा था। ऐसा लगता है कि 2014 के पहले भारतीय राजनीति के अंदर जो अरस्तु के आदर्श राज्य की कल्पना है, ऐसा ये देश हुआ करता था। अगर मैं आपको लिस्ट निकालना शुरू करूंगा 1947 के बाद की किस किस तरह से किस किस राज्य में कौन कौन सी सरकार गिराई गई है, तो फिर आप ये पूरा शो खत्म हो जाएगा, हम इसी पे चर्चा करते रहेंगे। खैर, हमारे साथ समीर चौगांवकर साहब भी हैं। प्रखर जी, एक बात तो सुन लीजिए, आपकी बात का एक, आप उत्तराखंड पे ले गए, महाराष्ट्र की राजनीति को उत्तराखंड पे रह गए, 3 नॉर्थ ईस्ट के राज्य बता दिए। अब मैं आपको केरल की नंबूद्रीपाद की सरकार कैसे गिराई गई थी, उसके बाद किस किस सरकार को नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के दौर में गिराया गया, मैं बताने लग जाऊंगा, तो ये पूरा शो 5 की पंचायत ऐसे ही खत्म हो जाएगा। समीर चौगांवकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। समीर चौगांवकर साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, नजदीकी से महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं। समीर जी, हमें पूरे, आपने ये बयान भी सुने और हम घटनाक्रम को भी देख रहे हैं।
शरद पवार जी जब पार्टी टूटी तो शरद पवार जी जो सबसे पहले सामने आए तो बड़े बागी तेवर थे, मराठा बागी तेवर उनके नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी को फिर से खड़ा करूंगा। लेकिन कल जो उनका बयान आया उसमें उन्होंने एक संकेत दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी से अगर नाराजगी थी तो पहले बातचीत कर लेना चाहिए थी। तो क्या इस मराठा छत्रप के तेवरों में कुछ नरमी आई है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल प्रखर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए शरद पवार ये बात बहुत अच्छा तरीके से समझ चुके हैं कि पार्टी उनके हाथ से निकल चुकी है। ठीक, आज 32 विधायक स्पष्ट रूप से अजित पवार के साथ है और आने वाले दिनों में कुछ और विधायक अजित पवार के साथ जुड़ेंगे। तो लगता है कि शरद पवार के पास बहुमत नहीं है, तो शरद पवार ये बाजी हार चुके हैं पार्टी को बचाने की और विधायकों को रोकने की। लेकिन आज शरद पवार के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जब शरद पवार सुप्रिया सुले के साथ दिल्ली आए हैं तो दिल्ली में उन्होंने किसी को फोन किया है और अजित पवार से बात करके समझौते का रास्ता निकालने का प्रस्ताव भेजा है। आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, एक बार फिर से दोहराइए दर्शकों के लिए से। आज दिल्ली में शरद पवार ने किसी बड़े व्यक्ति से बात की है और अजित पवार से बात कर कोई समझौते का रास्ता निकालने का प्रस्ताव। मतलब आप कह रहे हैं समीर चौगांवकर जी, आपकी बात का मतलब ये निकाला जाए कि अब जो शरद पवार हैं वो सरेंडर करते दिखाई दे रहे हैं अपने भतीजे के सामने और बातचीत का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, शरद पवार चाह रहे हैं कि अजित पवार उनके साथ बैठे और मामले को सुलझाए, उनकी क्या शिकायतें हैं और संवाद के द्वारा इस मामले को निपटाए। शरद पवार अब बिल्कुल मूड में आ चुके हैं, किसी भी तरीके से मामला निपटाया जाए और उन्होंने प्रस्ताव भेजा है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अब शरद पवार के भेजे प्रस्ताव पे अजित पवार आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अब अजित पवार सरकार में शामिल हो चुके हैं, उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और विधायकों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ है। तो अपनी जीती हुई बाजी को वो किसी समझौते में छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार की जो कोशिश है शायद यहाँ सिरे नहीं चढ़ेगी, लेकिन शरद पवार ने पर्दे के पीछे बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। अजित पवार बातचीत करते या नहीं करते इसका भी। और शरद पवार जो लगातार हार नहीं मान रहे थे, इस्तीफा देकर इस्तीफा वापस ले लिया था, उसके बाद भी वो लगातार 2-3 विधायक जो है वो भाजपा बदल लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अब शरद पवार इस बात को समझ चुके हैं कि अब मेरे पास पार्टी को बचाने का कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है, तो वो दूसरा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई समझौता का रास्ता निकले और पार्टी फिर से एकजुट हो जाए। ठीक, हमारे साथ महेश चौहान साहब भी है। महेश चौहान साहब, जो अभी बात समीर चौगांवकर साहब ने कही, और समीर जो हैं वो एक मजे हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है, एक खबर है, एक सूत्र के मुताबिक उनको एक खबर मिली होगी। क्या आपको इस बात में सच्चाई लगती है कि शरद पवार अभी भी कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, अपने भतीजे के साथ बातचीत का रास्ता निकाल सकते हैं और इस पार्टी को टूट से बचा सकते हैं? देखिए, बिना सबूत किए गए वक्तव्य को महत्व नहीं देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर उनके पास सबूत हो तो अभी इधर पेश करे तो मैं मान जाऊंगा। देखिए, कोई भी पत्रकार अपने सूत्र नहीं बताता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पत्रकार अपने सूत्र बता देगा तो आप फिर मैं सूत्र की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक सबूत नहीं, मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, मान लीजिए अगर हम काल्पनिक स्थिति की बात करें, अगर हम समीर की बात को 1 मिनट के लिए सही मान लें, तो क्या आपको लगता है कि अभी भी शरद पवार को स्थिति से समझौता करते हुए, अपनी जो उनकी स्थिति है उससे समझौता करते हुए एनसीपी को टूट से बचा लेना चाहिए और अजीत पवार के साथ बातचीत की टेबल पे आ जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी दोनों की है। शरद पवार साहब की भी है, अजित पवार साहब की भी है। ये सिर्फ शरद पवार साहब की। अरे पर अजित पवार ने पहले भी कोशिश कर ऐसा मत कीजिए, आप बीच में मत बोलिए। स्वागता जी, आपका स्वागत तभी होगा जब भी आप बीच में नहीं बोलेंगी। सर, आप मुझे मत बताइए, ये डिबेट है। डिबेट में मैं हर टॉपिक पे कॉन्ट्राडिक्ट पॉइंट रख सकती हूँ। आप समझिए, इट्स अ डिबेट, इट्स नॉट एक्सटेम्पोर सर, इट्स नॉट एक्सटेम्पोर। हमेशा डिबेट पे आप मुझे बोलने देते हो। महेश जी की बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। महेश जी बोलिए। ओके, थैंक यू सर। मुझे ये कहना है कि ये जो खबर आई है, ये खबर हमारे पास अभी कुछ सबूत नहीं है, तो मैं अभी इधर मान नहीं सकता हूँ। ठीक है। दूसरा, जो जिम्मेदारी की आपने बात की, शरद पवार साहब और अजित पवार साहब, इन्होंने साथ में आने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, दोनों के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है? पार्टी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस किसे देना चाहिए? पार्टी को, काडर को, ऑर्गेनाइजेशन को। आपने बहुत अच्छी बात की, पार्टी को महत्व देना चाहिए और पार्टी में पहले से जो काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, उनको महत्व देना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत होकर बिल्कुल अपनी बेटी को महत्व देना शुरू कर देते हैं, तब पार्टी ये सब लोग मान रहे हैं। ये मुझे जवाब दे। स्वागता जी, 2 मिनट चुप बैठिए ना। अच्छा, ठीक है, एक सवाल मेरा दूसरा आपसे। ठीक है महेश जी, मेरा सवाल एक दूसरा आपसे है कि अभी प्रफुल्ल पटेल जी का बयान आया है कि जब हम
प्रफुल्ल पटेल जी ने कहा कि जब हम शिवसेना की विचारधारा से समझौता कर उसके साथ सरकार चला सकते हैं, तो इतने दिनों से जब हम बीजेपी के साथ जाने की बात कर रहे थे तो आखिर बीजेपी से शरद पवार जी को दिक्कत क्या थी? पार्टी टूटती ही नहीं। कोई ऐसा तो है नहीं कि शरद पवार ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी कोई समझौता नहीं किया। 1999 हमें मालूम है एनसीपी, देखिए एनसीपी क्या बनी थी, एनसीपी और कांग्रेस में अंतर क्या था? सिर्फ एक मुद्दा था, विदेशी मूल का मुद्दा। इसी मुद्दे पर कांग्रेस तोड़कर शरद पवार जी ने एनसीपी बना ली। इसके अलावा तो कोई आइडियोलॉजी में अंतर नहीं था। और उसको छोड़कर, वो उस मुद्दे को छोड़कर 2004 में वापस सोनिया गांधी जी के साथ चले गए। तो ऐसा तो है नहीं कभी उन्होंने नीति, नैतिकता, राजनीतिक सिद्धांतों से शरद पवार जी ने समझौता ना किया हो। चले जाते बीजेपी के साथ, पार्टी बच जाती, आज ये हालत भी नहीं होती। प्रखर जी, मैं आपके तीनों सवालों के जवाब दूंगा। होप स्वागता जी इतनी डिसेंसी दिखाएगी कि वो बीच में नहीं बोलेगी। बिल्कुल अभी तक दिखा रही हैं, बिल्कुल नहीं हो आपकी बात। महेश जी, बीच में आपने अगर उनको चैलेंज कर दिया तो फिर दिक्कत हो सकती है। फिर मैं नहीं समझ पाऊंगा। मेरी लिंक होती है, वो लिंक देखिए आपको कुछ बोल भी नहीं, आपने जबरदस्ती उनको भड़काने की कोशिश की। क्योंकि महेश जी बोलिए। महेश जी ऐसा लग रहा है आप खुद चाहते हैं वो आपको बीच में डिस्टर्ब करें। अभी मैं आप सवालों के जवाब दीजिए। मैं अभी जवाब देता हूँ, उनको चुप बैठने बोलिए, नहीं तो मैं उनको भी बात नहीं करने दूंगा उनके बीच। अरे आप, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था, आपने पहली चुनौती दे दी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, आपने बोल दिया कि ये बीच में नहीं बोलेंगे। ऐसे सुनो, अपनी बात तो कीजिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते। अगर आप देखिए सर, देखिए मैं भी अजीत दादा पवार को फॉलो करती हूँ, मेरे भी आइडियल अजीत दादा पवार है। मुझे कॉन्ट्राडिक्ट आंसर देने आता है और मैं भी रोक-टोक जवाब देती हूँ। सर आपका शो खराब हो जाएगा अगर मैं हम लोग ऐसे। सर आप चुनौती दे देंगे साथी पैनलिस्ट को, वो कुछ बोल नहीं रही है। अच्छा ठीक है, हम इस विवाद को यहीं खत्म करते हैं। पहले महेश जी आप बोलिए, फिर स्वागत है जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं आपको तीनों सवालों के जवाब देता हूँ। ठीक है समीर जी, आपको भी मौका मिलेगा, आप उनसे जरूर सवाल पूछिएगा। महेश जी बोलिए। सुप्रिया, पहला सवाल अपनी सुप्रिया जी के बारे में किया कि उनकी बेटी है, इसके लिए उनको आगे बढ़ाया। आप देखिए, जब भी उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया तभी उनके साथ साथ प्रफुल्ल पटेल जी को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। अभी अजीत दादा को कार्यकारी अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, वो भी हमारे संगठन का? तो अजीत दादा पहले से बहुत बार क्लियर कर चुके हैं कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और वो महाराष्ट्र की राजनीति को पसंद करते और महाराष्ट्र की राजनीति में रहना रोकूंगा। महाराष्ट्र की राजनीति में इंटरेस्ट था तो 2004 में मुख्यमंत्री बना देते, मुख्यमंत्री बनाते थे। 4 अलग से मंत्री पद लेकर अजीत पवार जी जो मुख्यमंत्री बन सकते थे, उनका हक उनके चाचा ने छीन लिया। इस बात की 30-19 साल तक अजीत पवार के मन में रही। अगर वो आप ही कह रहे हैं ना कि महाराष्ट्र की राजनीति में रुचि रखते थे तो 2004 में बना देते। आपने सवाल पूछा क्या 2004 में सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाया था शरद पवार जी ने? नहीं। क्या 2004 में अजीत पवार से जब भी आपने जिनका जिक्र किया वो छगन भुजबल साहब जी सीनियर थे, सही बात है। उसके बाद में दिलीप वलसे पाटिल साहब जी सीनियर थे, आर पाटिल थे जो बहुत कैपेबल थे, उनको बना क्यों? अच्छा ठीक है, आपने पूरी हायरार्की एनसीपी की बता दी। अब मैं आपसे पूछूं सुप्रिया सुले से कौन कौन सीनियर एनसीपी में? तब मैं अभी बताऊं आपको। नहीं आप बताइए ना, सुप्रिया सुले से कौन कौन सीनियर एनसीपी में बताइए। आप ना बीच में मुझे देखिए, मेरी लिंक मत तोड़िए, मुझे बोलने दीजिए, बाद में आप सवाल पूछिए। सवाल तो होगा ना, आपको ही रोक रहे हैं बात करने से। देखिए फिर बोलने लगी बीच में ये औरत। ऐसे देखिए ये शब्द का इस्तेमाल, औरत नहीं, ये शब्द का इस्तेमाल देखिए महेश जी, थोड़ा सा दूरदर्शन है, गरिमा का ख्याल रखें, गरिमा का ख्याल रखें। ठीक है ठीक है। स्वागता जी शाह नाम है सर महेश जी, मुझे भी बोलने आता है। मैं मानती हूँ पवार सर के चलते आप नाराज हैं, लेकिन इस तरीके से लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे। आप बोलिए। हाँ स्वागत है जी, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी मैं बोलूं? आपने बोला स्वागत है जी, बोलिए। अब आप बोल रहे हैं, मैं उनके बीच में बोलूंगा, उनको ने मुझे बंद किया। और अच्छा ठीक है, आप अपनी बात जल्दी से 1 मिनट में कंप्लीट कीजिए, जल्दी से आप अपनी बात 1 मिनट में कंप्लीट कीजिए, फिर स्वागत के पास आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता सर, शो ही आधे घंटे 1 घंटे का है, आप पूरे समय तो नहीं बोल सकते ना। आप 9 सवाल पूछोगे, 1 का जवाब तो नहीं दोगे, ये नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 2004 की 1999 की बात की, 1999 में बिल्कुल शरद पवार जी ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल की बात छेड़ी थी। वो इसलिए छेड़ी थी क्योंकि प्रधानमंत्री अगर विदेशी मूल का होगा तो शायद जनता को पसंद नहीं आएगा, ऐसा उनका मानना था, इसलिए उन्होंने ये बात छेड़ी थी। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी नहीं, उनको कांग्रेस से निकाला गया। उसके बाद जब भी उन्होंने खुद का पार्टी चालू की 2004 में, जैसे कि आपने कहा, वो वापस उनके साथ जुड़े क्योंकि तब तक उन्होंने विदेशी प्रधानमंत्री का मुद्दे के ऊपर पर्दा डाला था। उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं हुई थी, उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना था। तो जिस बात पे ये मुद्दा छेड़ा था वो बात ही खत्म हो गई थी। ये पहली बात। अभी सुप्रिया सुले जी के बारे में जो क्वेश्चन पूछा ना,
उन्हें क्यों बनाया? क्योंकि वो राष्ट्रीय राजनीति में 2007 से आज तक है, उनकी उधर उनका कर्तृत्व है, वो उधर उन्हें, आपको पता होगा कि उन्हें लगातार 8 साल उनको संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। उनकी काबिलियत पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, उनकी उस काबिलियत पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति। लेकिन आपने जो 1999 2004 का उदाहरण दिया वो गलत दिया, क्योंकि तब उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। तब तक ये तय नहीं हुआ था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगी कि नहीं बनेगी, इसके पहले उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। ये बात आपने गलत कही है। स्वागत शाह, स्वागत जी शाह, स्वागता जी शाह। अभी एक अजीत पवार, अभी थोड़ी देर पहले शरद पवार का यह बयान आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है कि एनसीपी का अध्यक्ष मैं ही हूं, असली एनसीपी मेरी ही है, और अजीत पवार के सारे दावों को उन्होंने ठुकरा दिया। आप क्या कहेंगी? सर, मैं बोल तो रही हूँ, पवार सर को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। नई युवा पीढ़ी को, नए चेहरों को, नई जनरेशन को चांस देना चाहिए। रेवोल्यूशन नाम की, रेवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन दोनों नाम की एक चीज होती है। पुराने तरीके से जो राजनीति की जाती थी, आज के डेट में वही राजनीति चलिए, जरूरी नहीं है ना सर। आज के डेट में हर चीज बदली है। और पवार सर का खुद का कुछ आई थिंक 1 साल पहले का स्टेटमेंट था कि भाकरी को पलटना है। ये तो महेश जी ने ही मुझे बताया है। उसके बाद मैंने ये स्टडी किया था। तो भाकरी को पलटने का मतलब अपनी बेटी को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। तो पर सर एक सिंपल बात है, जनता जिसे पसंद करेगी वही तो आगे आएगा ना। बहुमत से जो आगे आएगा, जिसको विधायक, जितने ज्यादा विधायक सपोर्ट करेंगे वही आगे आएगा। देखो, लीडरशिप इज समथिंग विच यू कांट डिमांड, रिस्पेक्ट इज समथिंग विच यू कांट डिमांड, यू अर्न इट, यू अर्न इट। अजीत दादा पवार के साथ आज अगर लोग जुड़े हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बंदूक रखी और बोला कि भाई मेरे साथ जुड़ो, सुप्रिया ताई के साथ मत जुड़ो, है नहीं ना। आज अगर मैं अजीत दादा पवार के साइड से बात कर रही हूँ एज ए युवा, आज मेरे जैसे यूथ अगर पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव सीन, आप जिस यूथ की बार बार बात कर रही हैं, मैं आपको छगन भुजबल की उम्र बार बार बता रहा हूं, 75 साल 9 महीने। अब ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। एक बार मैं बीजेपी की श्वेता शालिनी जी के पास जाना चाहूंगा कि ये जो स्थितियां बन रही हैं, अभी हमने देखा है कि खटपट होना शुरू हो गई। श्वेता शालिनी जी से मेरा सवाल है, बीजेपी की प्रवक्ता से, तो ये जो शिंदे गुट की जो नाराजगी थी, जो अभी तक आपके साथ 1 साल से सरकार चला रहे थे, उसकी असली नाराजगी जो महाविकास अघाड़ी पार्टी से अलग होने की थी, वो कहीं ना कहीं अजीत पवार को लेकर ही थी। इसी वजह से शिंदे गुट में नाराजगी आई और अब वापस से अजीत पवार गुट जो है वो साथ में उनके आ गया है। यहां से बहुत सारी दिक्कतें होना शुरू हो गई हैं। भुजबल साहब का आज एक बयान आया है, श्वेता जी, मैं उस पर ध्यान दिला देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से एनसीपी के विधायकों को फंड नहीं मिल रहा था। इस पर तत्काल मुख्यमंत्री शिंदे ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, फंड दिया जा रहा था, कोई अन्याय नहीं किया हो रहा था। अभी से 3-4-5 दिन का समय गुजरा है और अभी से जो है शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के अंदर जो है कहीं कहीं तलवारें खिंचने की खबरें आ रही हैं। बीजेपी कैसे निपटेगी इससे? ऐसा है प्रखर जी, आप बड़ी सिलेक्टिव से स्टेटमेंट्स ही क्यों सुनते हैं? बाकी स्टेटमेंट्स क्यों नहीं सुनते और बताते क्यों नहीं? एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि भाई कोई नाराजगी नहीं है। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि अजीत पवार जी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डिप्टी सीएम रहे हैं और इनका फायदा हमें होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम 3 एक साथ रहे हैं, एक साथ आगे रहेंगे भी। बाकी रही, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़े आगे पीछे सवाल आएंगे, जवाब आएंगे, लेकिन उसका सॉल्व करने के लिए 3 बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग वहां बैठे हैं। लेकिन 2 चीजें आपके जो पैनलिस्ट हैं उनको बताना चाहूंगी। मथुरा दास जी ने बड़ी लंबी चिट्ठी एक बताई कि 2014 के बाद ये हुआ। शायद वो वसंत दादा को भूल गए हैं या नाम नहीं सुना है। वसंत दादा जी के साथ जो शरद पवार जी ने किया, उसी के ऊपर अब शालिनी पाटिल जी ने ये बात कही है कि जो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो आज जो उन्होंने दूसरों के साथ किया, आज उनके साथ हो रहा है। दूसरी बात, एक और चीज मैं याद दिलाना चाहूंगी समीर जी को भी और महेश चौहान जी को भी। देखिए क्या है, जब बीजेपी ये बात कह रही थी, फडणवीस जी ये बात कह रहे थे कि 2019 में जो हुआ वो कहीं ना कहीं उसके सूत्रधार शरद पवार जी ही थे। तो शिवराज पाटिल जी ने भी कहा है और शायद मथुरा दास जी को पता नहीं है, पृथ्वीराज जी ने तो ऑन रिकॉर्ड जाकर ये कहा है कि भाई उन्होंने बेटी को ज्यादा प्रोमिनेंस दिया और अजीत पवार जी को एकदम कॉर्नर में कर दिया था, इसीलिए
शरद पवार जिम्मेदार हैं। लेकिन शिवराज पाटिल जी ने ये बात कही है कि आप समझ ही नहीं सकते हैं कि शरद पवार जी क्या करना चाह रहे हैं। मैं तो अभी भी आपको ये दावे से कह सकती हूँ कि ये जितना चीज रचा है इसके सूत्रधार शायद शरद पवार जी ही हैं। ठीक, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि इसके सूत्रधार शरद पवार भी हैं। और आपने एक बात और कही थी अपने बातचीत शुरू करने से पहले कि मैंने एक सिलेक्टिव बयान निकाला। मैं चूंकि पत्रकार हूं इसलिए एक लंबे बयान के बीच में जो खबर होती है वो खबर निकालना ही मेरा काम है। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं। मथुरा दत्त जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं और एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, वो राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब पटना के अंदर महागठबंधन की बैठक हुई तो उसमें राहुल जी को घोड़ी चढ़ाने की बात हुई, लेकिन यहां तो बाराती पीछे से निकल गए। प्रफुल्ल पटेल उस बैठक में थे, छोड़ के चले गए। बाराती नहीं जुड़ पा रहे हैं, कैसे घोड़ी चलेंगे, कैसे दूल्हा बनेंगे? ये तो बड़ी समस्या हो गई कांग्रेस के साथ। कैसे बनेगा? विपक्षी एकता का क्या होगा? चिंता की बात है। समस्या नहीं है, विपक्षी एकता बहुत मजबूती से चलेगी। अच्छा, सारे लोग साथ चलेंगे। प्रफुल्ल पटेल जी के जाने से बहुत बड़ा कोई अंतर आने वाला नहीं है। मतलब बंगाल में जो टीएमसी के कार्यकर्ता वामपंथी और कांग्रेसियों का खून बहाएंगे, यहाँ पर एनसीपी में टूट हो रही है, उधर जो है जेडीयू में टूट की खबरें आ रही है, विपक्षी एकता चलेगी। प्रखर जी, आप भी डिबेट कर लेंगे तो हम क्या बोलेंगे? अरे सर, जो आप अगर ऐसे बयान देंगे तो मैं मुझे टोकना तो पड़ेगा ना। बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। आप तो कि एक एक करके सवाल करिए, मैं जवाब देता रहूंगा। तो कह रहा हूं, आप बोलिए, बिठाएंगे बैठ जाऊंगा। बोलिए। सवाल आपने कहा ना कि घोड़ी चढ़ाना चाहते थे, तो एक प्रफुल्ल पटेल गए ना, शरद पवार जी तो नहीं गए ना। शरद पवार अपने आप में स्वयं में राजनीति के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, राजनीति में समय के अनुसार हुआ होगा, कभी कुछ किया होगा। मुझे बसंतदादा पाटिल वाली बात भी याद है। मैंने उसके बाद भी उनका चरित्र देखा है। उसके बाद जो आपने 99 की बात की, सब याद है। लेकिन मैं कह रहा हूं जो वर्तमान में चल रहा है। अच्छा, आपने उनकी आत्मकथा पढ़ी है 2019 में? जी, अच्छा, आपने उनकी आत्मकथा पढ़ी है जो भी हाल में जारी हुई थी, जिसी आत्मकथा के विमोचन में उन्होंने इस्तीफे की घोषणा करी थी? कुछ हिस्से पढ़े होंगे उसके? मैंने नहीं पढ़ी है। देखिए, उसमें जो है वो 2014 में ही बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हो गए थे, ये लिखा है। 2019 के अंदर अजीत पवार जो बीजेपी के साथ 3 दिन के लिए गए थे, उसमें भी एक तरह से उनकी सहमति है, इसमें उन्होंने उदाहरण दिया है। इसी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि उद्धव ठाकरे जो है अपरिपक्व नेता हैं। इसी आत्मकथा में उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ करी है। तो आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरह की बात आप शरद पवार जी के लिए कर रहे हैं, तो शरद पवार जी का जो पूरा राजनीतिक चरित्र है, जो पूरा राजनीतिक घटना, उनकी जो जीवनी है, उसमें कई बार वो ऐसे काम करते रहे जो उनको लेकर लोग पहले से अंदाजा लगा नहीं पाए। आज की घटना के लिए शरद पवार जी को दोषी मान सकते हैं। दोषी तो है वो, दोषी तो है। अरे आप मेरी बात, अरे महाराज मेरी बात ही नहीं सुनोगे तो क्या? अच्छा, बोल लीजिए। तो ना बोलूं? अच्छा, बोलिए। ये कोई अच्छी, आपने मुझसे सवाल पूछा, आप दोषी मान सकते हैं। मैंने कहा दोषी है वो, जो उनकी पार्टी में हुआ उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। कर लीजिए अपने डिबेट, चलिए। अच्छा, आप बोलिए, नाराज मत होइए, आप बोलिए। एक शब्द बोलने नहीं दे रहे, ऊपर से आप एंकरिंग कर दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आप बोल लीजिए। अब आप बोल लीजिए। मैं छोड़ रहा हूं। आपका जवाब ही नहीं है। आप पूरी बात को उत्तराखंड में ले जाते हैं। आपके पास जब किसी सवाल का जवाब नहीं है तो मुझसे क्यों बात कर रहे हैं इस तरह की? आप कह रहे हैं कि शरद पवार दोषी है कि नहीं है, तो मैंने कहा दोषी है। आपने मुझसे कहा कि शरद पवार दोषी है कि नहीं, मैंने कहा दोषी है। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। बहस को डिटेल क्यों कर रहे हैं? जब किसी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है जोशी जी, तो बहस को डिटेल में करने के लिए यहाँ पे मत आइए। मुझे भी ऐसे किसी कांग्रेस प्रवक्ता की जरूरत नहीं है जो बहस करने का तरीका नहीं जानता हो। आपके पास मुद्दे नहीं है, आपके पास मुद्दे नहीं है। विपक्ष की एकता में कांग्रेस आगे आ रही है, ये आपको मानना चाहिए। अब आप जवाब नहीं है, हमसे कह रहे जवाब नहीं है आपके पास, आपके पास जवाब नहीं है। आप बात को इधर से उधर ले जा रहे हैं। चलिए, मैं आपको फिर मौका दे रहा हूं, अपनी बात कीजिए। चलिए, ठीक है, मैं आपको फिर से मौका दे रहा हूं, अपनी बात कीजिए। मैं आपको नहीं टोकूंगा, आप बोलिए। मैं आपको नहीं टोकूंगा, बोलिए। आप बोलिए, मैं आपको नहीं टोकूंगा, मैं नहीं टोकूंगा, बोलिए प्लीज। अगर विपक्षी एकता से एक आदमी अलग हो रहा है, मैंने आपके सामने देश की राजनीति का पूरा खाता रख रहा था मैं। आप वहां पे 2019 में वहां पे बताइए एनसीपी को किसने तोड़ा? फिर वहां भी शरद पवार, अगर शरद पवार बीजेपी के साथ जाना चाहते 2019 में क्यों नहीं गए? ठीक, क्यों अजीत पवार ही लेके गए? फिर अजीत पवार क्यों भी एनसीपी में आ गए? कुछ चीजों को सोचिए, दूसरे को बोलने भी दीजिए महाराज। अरे बोलने तो दे रहा हूँ, उसके बाद बोलेगा आदमी। हाँ, तो बोलने तो दे रहा हूँ, बोलिए। रोज घटित हो रहे हैं। और आज अगर बीजेपी के पास पूरी पार्टी थी,
पूरा बहुमत है, दो पार्टियां साथ में बैठ के सत्ता चला रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन तीसरी पार्टी को तोड़ के आप जबरदस्ती उनको मंत्री बना दे रहे हैं। आप दूसरे की पार्टी को दूसरे घर में डकैती डालने का ठीक जोशी जी, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, देश से जुड़ी हुई खबर है। इसरो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आइए सीधे चलते हैं उसमें। और ये प्रेस 3 industries from G20 nations and around 54 of Indian companies are also part of it. We wanted to showcase in this meeting the industry capability in space sector and connect between industries of G20 nations and Indian industry. This is one of our most important goal out of this session. Of course, we discussed the space activities and how to look at the various elements of space. And we have the theme for this session is the emerging space era, the economy, responsibility and alliance, and this we have expanded theme accordingly for each of these 3 domains. And all the space agencies who have participated here reinforce our primary agenda for this SCLM in the line of era, economy, responsibility, alliance. And we are very happy that finally that there has been a conclusion out of the session, which we has already been posted in our website on the outcome of the SCLM. And we will be reporting the outcome of SCLM to the G20 meeting, which will happen finally at Delhi for final conclusion and in recommendations. Thank you so much. Sir, good evening. Can you hear me? Yes. I am Bala Chauhan from the New Indian Express. I would like to ask you, where does India stand towards in this era, towards the new space era? Where do we stand as of today? See, the new space era today, we are talking 3 elements. One is economy, responsibility and alliance. In terms of the economy, you are aware that our space sector has now opened up from a government funded space activity to a privately engaged space activity to move towards that and scale up our economy of activity. This has been a very important element of the space sector reforms and the new space policy. So we are already in that first item. Responsibility comes out of handling the space in a very sustainable manner, like handling the large amount of debris that created and how to make the space sustainable, and also to follow the rule of law in space, which is mostly there is no law, we are only understanding between nations, and how to be partners in that. We have been working in various national bodies, global bodies like UN Corpus and others. We also ensure that we don't clutter the space by debris. We deorbit all the satellites. We make sure our rocket parts come down. And we continue work with all the nations in terms of the close proximity analysis, etc. And in alliance, I want to tell you that we have almost 63 MOUs with other agencies and nations. And we work very closely with all the big space players as well as emerging space players in various sectors like applications, technology, then business development, national space to agency and country to country engagement. So we are in all of them. Thank you. Hi sir, my name is Suraksha. I'm from Economic Times. Can you tell us more about these outcomes that was posted on the website of SCLM? And my second question is, can you tell us something about the launch of Chandrayaan 3? Of course, both are unconnected topics, but still I will tell you about the first part of the question, which is related to the concluding part of the session, which is already been put in the website. As I mentioned about, we elaborated as a chair's summary, as a summary of the finding of this. Of course, there has been certain strong suggestions. One is that SCLM should be upgraded to a level of a formal agenda in G20, which of course we'll have to report. And on the economy side, that we have given a recommendation that this particular topic of discussion of economy and participation in industries should continue to remain part of the future SCLM, which is going to happen in Brazil, the 5th edition of it. So you will understand that conducting such sessions is a big boon to industries, and the corresponding industries will get benefited. So we would like to see the industry to industry connect, agency to industry connect, because I have been part of many discussions here to see potential business opportunities are created out of such forum. So this is the first part of it. The responsibility part is already highlighted, and we said that we have to move towards a sustainable space. Every lot of concerns have been raised by the
members on the increasing number of satellites. You have seen in the last few years, thousands of satellites are being launched, and the rate of increase of the satellites predicted in the future is actually alarming. And we have to make sure that that doesn't really clutter the space, and it has to be regulated in terms of bringing them back after the life is over, and how we are regulating this. Some more clear understanding has to come. This is one of the important suggestion that has come. Third is about the alliances. We looked at the long-term sustainability, which is anyway a big agenda in Corpus, and this is being discussed about in many times. But the bigger part of it is in alliance. What we suggested in this, not part of the other fora, is how to bring up new countries in space. We found that if only 4 or 5 nations are working on space, then it really doesn't expand in economy. You know, if your mobile phones are only in only a few countries, the companies who are producing it will not be able to market it. It has to spread across all the nations. Everybody should get benefit out of it. Everybody should have a pie of it. So it means we must create capability in every space nations, every nation of who are there and part of this space activity should have something to do with space. So we suggested that in India, for example, we are helping our neighboring countries to build satellites, somebody to build some applications, somebody to build some rockets. So we are forthcoming and telling that yes, help somebody so that they become better in space. It actually opens new markets. It becomes the whole of the space activity more sustainable, cost effective, affordable for people. So this is what we are trying to do by alliances. Allow alliances to be formed. Do not control it, regulate it too much. Thank you. Sir, hello. Sagai Raj here from India Today, sir. Sir, ISRO have an agreement with NASA to launch missions in the year 2024 to the International Space Center. Is there any kind of discussion or any kind of mission which was been signed in this Salem meeting, sir? No, we have not yet signed any agreement or MOU on this. This has been a decision at the highest level on having an Indian to fly to international space stations undergoing training in US facilities. So this much is decided at this moment at the highest level, and we have been asked to work out the details of it in the coming days. And agreement between NASA and ISRO will be signed on this account. What I hope is that we will define how many people are going to be trained, how many people are actually going to fly to ISS, what type of technical and scientific engagement will happen as part of this will be defined in the process of this. We are working out. We are in connected to NASA on and different layers. We are discussing it. Thank you. मिश्रा सर नमस्कार, राजीव मिश्रा, राजस्थान पत्रिका। सर 2 क्वेश्चंस है, एक ACLM से है, एक चंद्रयान 3 पर है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर सेलम के दौरान जो नए देश हैं, जो न्यू कंट्रीज हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के एरिया में, क्या एक्सपेक्टेशंस है उनका हमारे देश से, इंडिया से क्या एक्सपेक्टेशंस है, और बायलैटरली हमारा किसी देश के साथ इस मंच पे बात हुई है? और दूसरा सर चंद्रयान 3 से है, 14 को हम लॉन्च हो रहे हैं, 14th को लॉन्च हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से कैलकुलेशन हुआ होगा कि हमारा लूनर ऑर्बिट इंसर्शन किस दिन को होगा और उसके बाद लैंडिंग किस दिन होगा? तो पहली बात है ये थी, हमारे स्पेस एस्पायरिंग नेशन है, हमारे नाइबर्स है, छोटा नेशन है, उसमें जो स्पेस एक्टिविटी अभी तक नहीं डेवलप हुआ है, उन सब से हमारे बातचीत करते रहते हैं। जो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है उन्हें टू बिल्ड सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल और एप्लीकेशन, तो हमसे ये ऑफर उनके सामने है, क्या आप चाहते हैं तो हमको ये टेक्नोलॉजी देने की पूरी सहमति है। यही है फर्स्ट पॉइंट। सो एंड इट इज ऑफ कोर्स ऑन ए कमर्शियल बेसिस, इट इज नॉट फ्री, ऑफ कोर्स नथिंग विल बी फ्री इन स्पेस। हमारे ये ऑफर है कि हमारे इंडिया में कई इंडस्ट्रीज अभी ये स्पेस में काम करते हैं, उन सब से और उन्हीं नेशन में और राज्यों में जो इंडस्ट्री है स्पेस में काम करने वाले, उन सबको जुड़ाएं, तो उनको रॉकेट को बनाने के लिए हमारे ये अग्निकुल है ना, ये देवे के 3D प्रिंटेड इंजन डेवलप करते हैं। क्या ये इंजन अगले एक नेशन में यूज कर पाएंगे, तो उसमें कमर्शियल एंगेजमेंट क्या पॉसिबिलिटी भी है। सो ऐसी डिस्कशन हो रहा है, और कोई कुछ अनेक राज्यों से हमारे ये बातचीत करते हैं, हमारे एप्लीकेशन से जो सैटेलाइट डेटा है, कम्युनिकेशन एप्लीकेशन से, उसमें कंपनी से हम काम करते हैं, उस कंपनी से क्या
वहां कर सकेंगे, लाइक डाउनलोडिंग एप्लीकेशंस और डाउनलोडिंग द डेटा देयर, providing communication services there, imaging services there, or now for example climate and weather services. So such discussions are going on. One of the small country asked us whether can you help us to develop a new rocket for our nation. Just now I am coming from such a discussion. So we offered that yes, we are ready to help you to build a rocket for you, and we can transfer the technology for that. Earlier there was nobody will say no, rocket is such a dangerous thing, we will not give you. So the things are changed. Now we are helping people to upskill their capability. So this is first part. On the second part, what we are going to tell is that about the launch of Chandrayaan 3, 14th at 2:35 p.m. is the launch liftoff time. And if the launch takes place on that day, then we will be ready for landing on moon possibly by the last week of August. So that the date is decided by when is the sunrise on moon. So where it is landing, sunlight has to be there. Unlike 24 hours a day for Earth, the day on moon is 15 days. So 15 days you will have sunlight, and next 15 days there is no sunlight for one location. So we will have to land on the first day of the 15th day slot of the day. Then we will have life for at least 15 days. So this is the date on which we have to land. If everything goes well, then it becomes 23rd of August. Okay, it can be 24th of August also, depending upon the calculations which will happen. But it cannot be 25, 26, because if it gets delayed, then what we will do is we will not land. We will keep it for next 1 month. 1 month later only, next again day will come. So it will go to September 20th or 30 days later. Okay, 29 days later, it will have to be scheduled. Okay. Good evening, sir. Raghavendra from ANI. सर यासिर न्यूज नेशन से 2 सवाल है। पहला SELM को लेकर ही है। स्पेस डेब्रिस जो है एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्या कोई रोड मैप तैयार किया गया है, किस तरह से इसे हैंडल करें? और फिर दूसरा सवाल चंद्रयान को लेकर ही है, और एक रिक्वेस्ट है कि हिंदी में आंसर चाहिए उसके लिए कि किस तरह से ये अलग होगा चंद्रयान 2 से, क्योंकि ऑर्बिटर नहीं होगा इसमें, किस तरह से इसको स्थापित किया जाएगा, किस तरह से अलग होगा? पहला कि स्पेस डेब्रिस के लिए क्या कोई रोड मैप तैयार है? Space debris roadmap making is not possible in G20 nations, because it is not only done by G20 countries, by so many other people. But of course the powerful nations are part of the G20. So we discuss in various fora. G20 is not the only fora for debris. So guidelines will come only in United Nations fora, like the UN Corpus, etc., which is addressing this. So we did not discuss specifically what exactly you have to do for debris removal. So there are no rules here. There are only understanding. Okay. So everybody is working to create some global rules that can be followed. So still nothing is very clear. So that is a status there. Now मैं अब चंद्रयान के बारे में बोलूँगा कि सर चंद्रयान किस तरह से, चंद्रयान 2 से किस तरह से अलग है? चंद्रयान 3 क्या स्पेसिफिकेशंस है, मकसद क्या है इसका? सो आपको पता है चंद्रयान 2 लैंडिंग करने के सफल नहीं हुआ है, तो हमने जो किया है कि आप उसके बाहर उससे सभी डाटा हमसे मिले, टेलीमेट्री डाटा ये बोलते हैं, हम टेलीमेट्री डाटा का एनालिसिस किया, हम सिमुलेशन किया, और हमको पता चला कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उस चंद्रयान 2 पर। हमको ऐसे कार एक्सीडेंट होते तो हमको वहां जाकर उस डेब्रिस को कलेक्ट करके एनालाइज कर सकता है। ये चंद्रयान 2 चंद्रमा पर गिरा है ना, हमको कुछ डेब्रिस तो नहीं मिला है, तो सिर्फ हमारे साथ एक जो डाटा वहां से क्या स्ट्रीम किया है, सो डाटा का हम सिमुलेशन किया। हमको पता है देर 2-3-4 बात हुआ है, इसके कारण ये लैंडिंग परफेक्ट नहीं हुआ। सो पहला काम किया गया तो ये सब प्रॉब्लम्स को हमको दूर करना है, तो हमने एक रिव्यू किया किस किस जगह ये स्ट्रेंथनिंग चाहिए, तो वहां किया है। पहला है कि हमारे लैंडिंग लग है, हमारा लैंडिंग लग चंद्रयान 2 को जस्ट 2 मीटर पर सेकंड स्पीड तक वहां डिजाइन फॉर 2 मीटर पर सेकंड। इफ इट एक्सीड्स मे बी सम लिटिल मोर इट विल स्टे। सो हमने जो किया है, हमारा अधिक 50% एक्स्ट्रा कैपेसिटी बनाया दिस टाइम। एनर्जी अब्सॉर्बिंग कैपेबिलिटी तो डबल किया है।
और दूसरा है चंद्रयान 3 पर हमारा प्रोपेलेंट क्वांटिटी तो अधिक किया है, हमारे टैंक का कैपेसिटी इंक्रीज किया, और तो हमारे लैंडिंग के बारे में कोई दिक्कत होते तो हमारे प्राइमरी लैंडिंग नहीं होते तो और दूसरा लैंडिंग अल्टरनेट साइट में जाने की क्षमता होगी। सो अधिक प्रोपेलेंट है। तीसरा है ये हमारे सोलर सेल है जो पावर जनरेट करते हैं, सिर्फ और सनलाइट से बारे किस तरफ ये होते हैं ना। तो जो हम ये देखे तो चंद्रमा पे खड़े और सूरज की तरह देखे तो सूरज उसी तरफ होगा। हमारे धरती से जैसे नहीं है तो हमारे ऊपर सिर के ऊपर ये नहीं जाते, जो जाते हैं सिर्फ और सीमा पर ये दिखाई जाते हैं। सो हमारे सोलर पैनल सिर्फ एक ही डायरेक्शन को लैंडिंग होना है। सपोज लैंडिंग ऐसा नहीं होता तो उल्टा होता तो पावर जनरेशन नहीं होता। सो ये फेलर मोड है। सो हमने जो किया है हमारे चंद्रयान में के चारों फेसेस है ना, सो हमने ये सोलर पैनल अगला एक तो फेस में भी लगा दिस टाइम। सो इवन इफ इट लैंड्स इन अ रॉन्ग डायरेक्शन स्टिल इट विल हैव पावर जनरेशन कैपेबिलिटी। देन 14 है तो हमारा सेंसर्स है, इसमें एक इनर्शियल सेंसर्स है, कैमरास है, रडार अल्टीमीटर है, लेजर अल्टीमीटर है। ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स हमने तो बनाया है और इसरो सेंटर्स में जुड़ा है। ये चंद्रयान 2 लैंडर में हमने एक अनोखी एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाया है दिस टाइम कॉल्ड लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर। इसमें 2-3 आइस है, उससे लेजर बीम निकलते हैं और लेजर बीम के सहारे से हम रिफ्लेक्ट चंद्रमा के ऊपर सरफेस पे रिफ्लेक्ट करके वापस आते हैं। इससे हम मेजर करते हैं कितना स्पीड जा रहा है। तो हमारे तीनों स्पीड, फॉरवर्ड स्पीड, लेफ्ट स्पीड, अप एंड डाउन स्पीड, दिस 3 स्पीड्स हमको मेजर करूंगा। ये तब हम चंद्रमा के ऊपर कुछ नीचे आने के समय ये इंस्ट्रूमेंट की उपयोग होगी। सो इसलिए हमको ये मेजर कर सकूंगा कि कितना स्पीड है, ये हमारे कंट्रोल फीडबैक में जाएंगे। और हमारे सॉफ्टवेयर को भी हमने स्ट्रेंथन किया है। हमने कई टेस्ट करे, हमारा कोल्ड सिमुलेशन टेस्ट है, हमने हेलीकॉप्टर में ये चंद्रमा लैंडर को लेकर हमने एक टेरेन पर ऊपर फ्लाई किया, हमने क्रेन में हैंगिंग करके लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेशन किया, और हमने कई टेस्ट बेड बनाई हमारे स्पेस सैटेलाइट सेंटर में। ये सब टेस्ट करके और सॉफ्टवेयर को स्ट्रेस टेस्ट करके फेलियर सिमुलेशन किया। सो जो कुछ हमको सोच सका सब किया अगले दो साल में। इसके बाद सो विद दैट कॉन्फिडेंस हम ये लॉन्च चंद्रयान 3 लॉन्चिंग का इनिशिएशन किया। तो विद दैट वी आर गोइंग, सो होपिंग एवरीथिंग विल बी ऑल राइट दिस टाइम। Sir, Vijay from DNS, sir. Here, sir, this side. Okay. So, what are the challenges in space economy? Challenges in space economy, first and foremost, it is capital intensive. So you have to invest heavily to create the capability. And return of investment comes very late. See, for example, you build some food industry, it comes next month after the product is launched, maybe in few months. Here, it comes after a few years, sometimes 5 years, 10 years. This is the first problem. So you have locked up capital for a long time. Third, the failure possibilities are very high. So sometimes you will become bankrupt. You will not even make any profit. You know, SpaceX was almost near bankruptcy just the moment they succeeded. So these are the 3 things. And finally, markets. If you do not have markets, there is no business. So where is a market? Suppose you make a rocket and keep it with you. Is nobody coming to you for launch? Where is a market? So how do you create the market for the rocket? This is again another challenge. It comes out of confidence of the user. Why private companies are coming to India and launching? Because there is a guarantee that it will succeed. And if your satellite is going to fail, nobody will come. If you are making a rocket which will fail more times than succeed, nobody will come. So there are a lot of geopolitical angles also. Even if there are some nations, there are plenty of rockets. Nobody is going there for launch. Because there are geopolitical situations don't allow. So space is a very complex thing, having all these problems. This is the issue of economy, yeah, as far as how to make it succeed in space. नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार